बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मुल्क फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। मेरे नादीदा कदरदान, वालेकुम अस्सलाम। ये कॉलम 13 मार्च 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। क़ारीन कराम, डाकिया एक लिफाफा आपको देता है, आप बड़े इश्तियाक के साथ उसे खोलते हैं। बारीक सत्रों में लिखा हुआ 6 सफ़ों पर एक ख़त उसमें से निकलता है। आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उसे पढ़ते हैं, लेकिन ख़त ख़त्म करते ही आप झुंझला जाते हैं कि इसे पढ़ने वाले ने कि इसमें न तो कातिब ने नाम लिखा है, न पता लिखा है। अब आप अगर किसी बात के लिए कातिब का शुक्रिया अदा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और शिकायत करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ऐसे मौक़ों पर बड़ी बूढ़ियाँ ये मिसाल दिया करती थीं कि सोते बच्चे को प्यार किया, न माँ खुश न बाप खुश। बल्कि हक़ीक़त तो यह है कि ख़ुद बच्चा भी इस प्यार पर कलकारियाँ नहीं मारेगा, क्योंकि उसे भी तो प्यार का एहसास नहीं होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ कि मेरे एक नादीदा कदरदान ने मुझे कई बार उम्मत की मार्फत बड़े तवील ख़त भेजे हैं, लेकिन उनमें न वो अपना नाम लिखते हैं न पता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो मेरे कदरदान ख़त लिखकर अफसल अपने पास रख लेते हैं और उसकी अक्सी नकल मुझे भेज देते हैं। ग़ालिबन इस तरह वो मेरे शौक़ ख़वानगी और कैफ़ियत बसारत का इम्तिहान लेते होंगे। अभी चंद दिन पहले ये इससे ख़त इसी नौइयत का आया। पहले की तरह इस बार भी उनका ख़त मैंने गौर से पढ़ा। मेरे पास उम्मत की मार्फत जो भी ख़ुत आते हैं, मैं उनका बराह रास्त जवाब मकतूब निगार को भेजता हूँ, जिसे मैं उनका हक़ समझता हूँ कि अखबार के किसी ख़त को जवाब के लिए इस्तेमाल करना दूसरे क़ारीन की हक़ तलफ़ी है। लेकिन मैं अपने नादीदा और गुमनाम कदरदान के लिए मजबूरन अखबार का सहारा ले रहा हूँ। मैं उस मकतूब निगार को अपना नादीदा कदरदान इसलिए कहता हूँ कि वो मेरी तारीफ़ भी करते हैं, मेरी तहरीरों की तारीफ़ भी करते हैं। ख़ुद अपने बारे में लिखते हैं कि मेरा मसला ये है कि मैं तो औलाद दानिश्वरों की हूँ, मगर जाहिल हूँ, लिखने का फ़न तेरी तरह नहीं आता। अगर जाहिल ऐसे ही होते हैं जैसे मेरे नादीदा कदरदान, तो ऐसी जहालत पर ढेरों इल्म कुर्बान। मेरे बारे में वो लिखते हैं कि फ़ारूकी यार, आप लिखते बहुत अच्छा हो। एक और जगह ग़ालिबन तारीफ़ के अंदाज़ में लिखते हैं कि आपके मज़ामीन पढ़ते रहने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि आपने फ़ारसी लिटरेचर का कुछ ज़्यादा ही मुताला किया होगा। लेकिन मेरे कदरदान ने कुछ शायद ये भी महसूस किया हो कि मैं अपने कॉलमों में फ़ारसी अदब के अलावा हिंदी, यूनानी और मिस्री दियोमालाई के क़िस्से भी लिखे हैं, लेकिन ये तमाम बातें उर्दू की मुख्तलिफ़ किताबों में बिखरी पड़ी हैं, इसलिए शायद फ़ारसी या यूनानी जानना ज़रूरी नहीं। मेरे कदरदान को मेरे फ़ारूकी होने में शुबा है, बल्कि शुबा उन्हें हर उस शख्स के ऊपर है जो ख़ुद को सैयद फ़ारूकी उस्मानी सिद्दीकी लिखता है। वो लिखते हैं कि छोटे बड़े जहाँ में और बहुत से धंधे होते थे, उनमें से एक ये भी था कि शजर नवीस बैठे रहते, जिसका दिल चाहे कोई देर दिला के शजरा बनवा ले और सैयद बन जाए। तो जनाब शाह मुल्क फारूकी साहब, आप ये बताइए कि आपके दादा ने कितने में शजरा बनवाया था? मैं अपने नादीदा कदरदान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसका फ़ैसला तो बारी ताला ने ख़ुद कर दिया है कि तमाम इंसान एक आदम की औलाद से हैं। शऊब और कबाइल में उन्हें सिर्फ़ शनाख्त के लिए तक़सीम किया गया है, वरना जो जितना बड़ा मुत्तकी है उतना ही बड़ा मुकर्रम है। तो जनाब कदरदान, मैंने तो अपने बुज़ुर्गों से सुनकर अपनी शनाख्त की खातिर ख़ुद को फ़ारूकी लिखा है। अब अगर किसी ने किसी मरहले पर दीदा व दानिस्ता किसी जाल से काम लिया तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके सर पर है। मेरे नज़दीक शुबा करने की कोई वजह नहीं है। जिस तरह अपने माँ बाप और दूसरे बुज़ुर्गों से सुनकर मैंने ये मान लिया कि फ़लाँ साहब मेरे बाप थे, उसी तरह मैंने ये तस्लीम कर लिया कि हम हज़रत उमर फ़ारूक की औलाद से हैं। मेरे नादीदा कदरदान ने एक सवाल ये भी उठाया कि कोई शख्स बैक वक़्त शाह यानी बादशाह और बादशाह परस्त और फ़ारूकी कैसे हो सकता है? ये बात तो मेरे कदरदान समझते होंगे कि मेरे नाम के साथ पहले शाह का लफ्ज़ बादशाहों वाला नहीं है, बल्कि दरवेशों वाला साबका है। अगर हिंदुस्तान के सूफ़ी हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की का पूरा नाम शाह इमदादुल्लाह फ़ारूकी हो सकता है, अगर अहमद नूरानी साहब शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी हो सकते हैं, तो मुझ पर इतराज़ क्यों? मैंने ख़ुद को बादशाह होने या बादशाह की औलाद होने का दावा नहीं किया। मैं तो ख़ानदान दरवेशाह से ताल्लुक़ का दावेदार हूँ। लेकिन मेरे कदरदान ये क्यों समझते हैं कि कोई फ़ारूकी बादशाह नहीं हो सकता? हज़रत इब्राहीम बिन अदम बल्ख के 2 बादशाह मशहूर थे और मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुज़रे और उसके बाद में बादशाहत को लात मार दी। उन्हें एक ज़माने तक फ़ारूकी लिखा जाता था और समझा भी गया। अगरचे बाद में ज़्यादा क़रीन क़यास बात ये मालूम हुई कि वो ख़ुद नहीं बल्कि उनके नाना फ़ारूकी थे। फिर हिंदुस्तान में फ़ारूकी ख़ानदानों के शेरों में फ़र्रुख शाह काबली का नाम अक्सर मिलता है, जो काबुल के बादशाह थे। इसके अलावा हिंदुस्तान में 16वीं सदी ईस्वी में ख़ानदानिश मग़रिबी वस्ता हिंद के तख्त पर एक फ़ारूकी ख़ानदान के 4 बादशाहों ने मजमूई तौर पर 60 साल तक हुकूमत की थी।
پہلا بادشاہ مہران مبارک فاروقی اور آخری بادشاہ بہادر خان فاروقی۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ نام سے نہ کوئی مبارک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بہادر۔ مبارک وہ ہے جو مبارک کام کرے اور بہادر وہ ہے جو بہادری کا مظاہرہ کرے۔ ہینڈسم از دیٹ ہینڈسم ڈز۔ خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرے۔ اب اگر میرے قدردان مجھ سے خط و کتابت رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اگلے خط میں اپنا نام پورا لکھیں، ورنہ اخبار کے ذریعے اسے میرا پہلا اور آخری خط سمجھیں۔ ایک بار پھر وعلیکم السلام۔ کالم آپ نے سنا میرے نادیدہ قدردان وعلیکم السلام۔ اسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی نے اور یہ شائع ہوا تھا 13 مارچ 1999 کو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔